वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो कंपाउंड देखे थे, ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो एल्यूमिनियम। उसके बाद दो कंपाउंड और हमारे सिलेबस के अंदर, ऑर्गेनो टिन एंड ऑर्गेनो मरकरी। तो आज हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, सबसे पहले आता है ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। तो जो टिन है वो कार्बन फैमिली में आता है। तो अब हम क्या करेंगे, टिन के साथ चार हमारे पास ग्रुप लग जाए और यहाँ पे चार मैंने कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया SnR4, इसको एल्काइल टिन बोल सकते हैं, टेट्रा एल्काइल टिन। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड बन गया, क्योंकि यहाँ पे मेटल टिन के साथ कार्बन की क्या होगी, डायरेक्ट बॉन्डिंग। तो अब इसकी जो रिएक्शन है, देखो एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट यानी कि RMGX के साथ, ऑलवेज हैलाइड के साथ। देखो आप ये जो रिएक्शन है फर्स्ट, ये कॉमन है लिथियम के अंदर भी, एल्यूमिनियम के अंदर भी, टिन के अंदर भी या मरकरी के अंदर भी। तो जब हम RMGX की किसी भी उनके हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो SN के साथ R लग जाएगा और X उसके साथ चला जाएगा MgX2। अगर जैसे टिन के अंदर दो थे तो एल्यूमिनियम में एक लगता है तो एक लग जाएगा, एल्यूमिनियम में तीन लगते हैं R ग्रुप तो एल्यूमिनियम वाले के साथ तीन लग जाएंगे, मरकरी में दो लगते हैं तो इधर दो मरकरी में लग जाएंगे, टिन में चार लगते हैं तो चार। ये बैलेंसिंग के ऊपर डिपेंड है। तो फर्स्ट RMGX के साथ, SnX4 हैलाइड के साथ, ये ऐसा। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन के रिस्पेक्ट में भी आ सकती है, जिसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इसमें टिन हैलाइड का हम अल्काइल हैलाइड और 8 सोडियम मेटल के साथ करेंगे। तो टिन के साथ ये आ जाएगा अल्काइल और Na सोडियम हैलाइड बाहर चला जाएगा हमारे पास। तो ये याद रखना कि जब हम टिन हैलाइड का अल्काइल हैलाइड और सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते तो हमारा क्या लिया जाता है, ऑर्गेनो टिन मिल जाता हम लोगों को। तो ये जो रिएक्शन है इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। फिर थर्ड रिएक्शन, ये भी सभी में सेम ही है बच्चे, ये जो ट्रांसमेटलेशन। अब हम क्या लेंगे, जिस भी कंपाउंड का हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाना है उसका हैलाइड ले लेते हैं, जैसे SnX4, और कोई भी दूसरा मेटल जिसके साथ R ग्रुप लगा, एल्यूमिनियम ले लो, यहाँ पे लिथियम ले लो या यहाँ पे मरकरी ले लो, बस हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी जितनी रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे इसका R ग्रुप इसके साथ, इसका X इसके साथ, तो देखो सेम हो गया, इसको ट्रांसमेटलेशन ही बोलते। तो ये तो सेम ही हो गया सभी के अंदर। अगर आपने एक रिएक्शन याद कर ली, जैसे एक हैलाइड के साथ, RMGX के साथ और एक ये ट्रांसमेटलेशन, तो तीनों चारों में सेम ही है। आप एक को ही चेंज करना है, एक का हैलाइड लेना है, दूसरा एक कोई भी आप ले सकते हो, उसके लिगेंड इंटरचेंज कर दो। तो अब इसकी रिएक्शंस के अंदर केवल ज्यादा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं, तो ये तीन इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। इस सिंथेसिस में वुड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको तीन तीन या दो दो तो याद रखनी है। तो ये तीनों ही कॉमन हो जाएगी, इसको छोड़कर ये दो दो तो क्या होगी, कॉमन ही होगी सभी में। इसकी एक रिएक्शन है हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या हो गया कि अगर इस टिन के ऊपर तीन R ग्रुप लगे और एक हाइड्रोजन लगा है और हम किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के ऊपर क्या करें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ची कार्बन के बीच में, होमो के बीच में, या हेटेरोएटॉमिक के बीच में, हेटेरोडायटॉमिक के बीच में, तो एक तरफ SN ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ SN वाली मोइटी लग जाएगी, एक तरफ H, तो इसको हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे इसकी दो रिएक्शन और हो सकती है कि HX या X2 के साथ रिएक्शन करवा दे तो R3SNX, यानी कि यहां से X2 के साथ तो भी एक X लगता है, HX है तो भी एक X लगता है। या सल्फर के साथ हम जब रिएक्शन करवा देते तो R2SNS और ये 3, ये ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बस ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं। अब इसके अंदर आ जाता है बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर की। भाई बॉन्डिंग में एक्सप्लेन करो ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स का। तो क्या बोलते हैं, जो डाई ऑर्गेनो डाई हैलाइड्स है, देखो डाई ऑर्गेनो टिन डाई हैलाइड्स यानी कि डाई ऑर्गेनो टिन डाई हैलाइड्स यानी R2SNX है, ये टेट्राहाइड्रल मोनोमर एग्जिस्ट करता है इन वेपर फेज या वेपर स्टेट में, यानी कि एक यूनिट एग्जिस्ट करती है। ऐसे SN के साथ दो X लग गए, एक R, ऐसा एक R, फिर ये एक R, एक X और एक X, ये टेट्राहाइड्रल की यूनिट, एक मोनोमर ही बोलते हैं इसको अगर एक सिंगल यूनिट एग्जिस्ट करता है मोनोमर में। लेकिन क्या कर रहा है इन सॉलिड स्टेट में, अगर अब इसमें क्या है, अगर ये यहां पर R क्या है, मिथाइल ग्रुप है, बट ये डाई ऑर्गेनो डाई हैलाइड था, डाई मिथाइल टिन डाई हैलाइड कंपाउंड था, बट Me2SnCl2 शोड इंटरमोलिक्यूलर SNX इंटरेक्शंस। कह रहे कि ये नॉर्मल ऐसा था, अगर कोई R ग्रुप कोई दूसरा हुआ, इथाइल या ये इथाइल भी Et2SnCl2, ये दो ऐसे कंपाउंड है बच्चे जिसके अंदर हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर SNX इंटरेक्शन होती है। नॉर्मली वेपर फेज में एक यूनिट होता, लेकिन बट इफ R इज मिथाइल और इथाइल देन दे शो इंटरमोलिक्यूलर SNX इंटरेक्शंस। ये एक मोनोमर नहीं पॉलीमर बन जाएगा हमारे पास। कैसे, देखो इस SN के साथ दो Me ग्रुप लगा दिए मैंने, दो Cl, टेट्राहाइड्रल बन गया। एक टेट्राहाइड्रल ऐसा, इसका एक अपोजिट बना दो, यानी कि Cl Me Cl इधर, एक Me इधर, फिर नॉर्मल बना दो। तो क्या होगा कि ये जो SN है ये Cl के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि Cl के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, इस Cl के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर, तो ये इस SN के साथ करेगा। अब ये Cl इस SN के साथ करेगा, ये SN इस Cl के साथ, ऐसे ये SN और किसी के साथ करेगा, Cl भी और किसी के साथ करेगा, एक कॉमन ही के साथ।
ऐसे ही ये ऊपर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये एसएन भी करेगा बच्चे हमारे पास, दोनों अलग अलग के साथ ऐसा दिखाएंगे हम लोग। तो क्या हुआ हमारे पास जनरली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अब 6 दिखाई देगा। देखो 1 2 3 4, ये इसके साथ 5 और ये 6, इसका साथ भी देखो 1 2 3, ये 4, अब ये 5 और ये 6। तो जनरली क्या होगा, आपने कुछ नहीं करना, अगर इसकी आती स्ट्रक्चर करो ऑर्गेनोटिक तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्मली R2SNX2 इज टेट्राहाइड्रल मोनोमर इन वेपर फेज बट Me2SnCl4 so intermolecular SN interactions, therefore each SN atom has a coordination number of 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। लेकिन अगर इस Cl की जगह हम फ्लोरीन लगा देते हैं तो एक स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। देखो है तो 4 के 4 SN के साथ 2 Me 2 फ्लोरीन, बट Me2SnF2 हैज डबल फ्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर। यहां पर जब हम एक इंटरेक्शन देखो SN कर रहा है और एक क्लोरीन कर रहा है, लेकिन कर रहा है फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, इसके ऊपर लोन पेयर, तो ये इसको देगा ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ये ऐसे, फिर ये दूसरा इसको और ये ऐसा। अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो मेरे पास सभी का क्या हो गया, 6 ही हो गया सभी का हमारे पास, ये फिर इस तरीके से 6 हो गया SN का 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें क्या होगा, बट Me2SnF2 हैज डबल फ्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर। यहां पे फ्लोरीन के साथ बीच में ब्रिजिंग आ गई, लेकिन यहां पर क्लोरीन आ गई, लेकिन एक SN इसके साथ कर रहा है इंटरेक्शन, यहां पे दोनों फ्लोरीन एक के साथ कर रहे हैं ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर है किसके साथ, Me2SnF2 की, और ये क्या है Me2SnCl2। तो Cl2 इस तरीके से होता है 6 कोऑर्डिनेशन 6। यहां पे 240 लिख दिया, यानी कि जो ब्रीजिंग वाली है यहां पर ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होगी एक टाइप से, ये पूरी की। तो ये जो इंटरेक्शन है 354 पिकोमीटर लेंथ है, और जो नॉर्मल डायरेक्ट बॉन्डिंग है उसकी 240, यानी कि जिसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ऐसे यहां पर हमारे पास है। अब क्या हुआ, अगर मैं क्या करूं R3SNX, जरूरी तो ना कि मैं सारे के सारे R लूं, मेरे पास ये भी तो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है क्योंकि मेरे पास R के साथ बॉन्डिंग है। अगर ये R3NX है तो ये भी बोल रहा है ये टेट्राहाइड्रल मोनोमर होते हैं, वेपर फेज के अंदर एक यूनिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन दे एसोसिएट इनटू लीनियर पॉलीमर इन सॉलिड फेज। लेकिन अगर ये क्या हो गया, पॉलीमर बना लेगा, जैसे इस F2 ने बना लिया था या Cl2 ने बना लिया था, ये किसमें बनाता है, सॉलिड के अंदर। तो क्या हुआ देखो 3R 3A 1X, तो 3R 1F ऐसा। तो ये 3, फिर हम एक ट्रायंगल ऊपर बना के ऊपर, तो ये एक ट्रायंगल इस तरह से आपको दिखाई देगी, नीचे एक फ्लोर नीचे, फिर एक ट्रायंगल ये ऊपर की साइड हम दिखा देंगे, जैसे अभी ऊपर दिखाया था, तो ये ऊपर की साइड देखो, कुछ नहीं करना, एक दूसरे के रिवर्स दिखाना है। पहले ये ऊपर था Me, फिर नीचे Me, फिर एक ऊपर Me, तो जैसे ये हमारे पास अपोजिट दिखाई दे रहा था, ऐसे ही एक ऊपर फिर नीचे ऊपर। तो अब क्या हुआ, ये फ्लोरीन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये फ्लोरीन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये फ्लोरीन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरा फ्लोरीन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। कुछ नहीं किया था, ये एक इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे, ऊपर एक ट्रायंगल रिवर्स बना दिया, नीचे की साइड फ्लोरीन, एक ट्रायंगल बना के ऊपर की साइड फ्लोरीन। तो ये हमारे पास क्या बताता है, बट इफ R3SNX एग्जिस्ट इनटू लीनियर पॉलीमर इन सॉलिड फेज, अगर ये X कैसा है, फ्लोरीन है। इसके बाद ये तो हमारा ऑर्गेनोटिन, इसके बाद ऑर्गेनोमेर्क्यूरिक कंपाउंड है बच्चे। ऑर्गेनोमेर्क्यूरिक कंपाउंड में भी सेम ज्यादा नहीं है, इसमें भी 3 सिंथेसिस है, 2 तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। देखो RX और मरकरी के साथ करेंगे तो HgR2 प्लस HGS2। ऐसे ही मैं किसी के साथ लिथियम के साथ भी देखा था, एल्यूमिनियम के साथ भी देखा था कि अगर मैं RX और लिथियम डाल दूं तो LiR बनेगा, और अब मैंने इसमें एल्यूमिनियम डाल दिया तो AlR3 बन गया था। ऐसे ये कॉमन रिएक्शन है सभी के साथ, एल्काइल हैलाइड और प्योर मेटल के साथ। ये दूसरी कौन सी रिएक्शन होगी, देखो ग्रिगनार्ड, ये RMGX ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, जो यहां पर भी थी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ हमारे पास। तो अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ इसका R लगेगा, कितने 2 लगेंगे, बाकी ये इसका Cl में Mg के साथ लगेगा तो MgX और Cl। फिर थर्ड ये रिएक्शन होगी क्या, RxHg2Na। देखो ध्यान से, ये क्या था, वुड्स रिएक्शन टाइप ही है। क्या हुआ, SnX4, लेकिन यहां पर टिन के साथ हैलाइड था और एक मर्क सोडियम था और एल्काइल हैलाइड था। तो अगर हम यहां पे देखें तो एल्काइल हैलाइड हो गया, सोडियम भी आ गया, लेकिन यहां पर हमने सोडियम मेटल के साथ क्या लिखा था, इसके साथ भी इसका हैलाइड था, लेकिन यहां पे इसका हैलाइड नहीं है, नॉर्मल मरकरी से भी हमारे पास काम चल जाएगा। तो ये वुड्स रिएक्शन टाइप ही हो गई हमारे पास, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो यहां पर ऐसा किया हम लोगों ने, तो यहां पर ये मरकरी डाला तो R2Hg प्लस NX। तो ये 3 रिएक्शंस है, 3 सिंथेसिस थी हमारे पास, 2 तो कॉमन ही हो गई, ये वुड्स जैसी थी, बस हैलाइड नहीं था। और ये रिएक्शंस के अंदर इसकी ज्यादा अलग अलग नहीं है, जनरली ये ट्रांसमेटलेशन ही देता है, ट्रांसमेटलेशन। और ट्रांसमेटलेशन आपको मैं काफी बार समझा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में भी, कि 2 मेटल होंगे ही होंगे वहां पर, उनके लिगेंड हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो आपको पास आ जाए जैसे BCl3, तो इस R इसके साथ चलेगा, बोरोन वाला इसके साथ, देखो बोरोन के क्लोरीन इसके साथ आ गया HgCl2।
अब बैलेंस करने के लिए अगर एक ही यूनिट ली हम लोगों ने, तो इसके साथ अब कुछ क्लोरीन भी बचेंगे और कुछ हमारे पास क्या बचेंगे, यहाँ पे आर, एक आर इधर चला जाएगा, RbCl2 ऐसा बनेगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा थे, सारे के सारे इधर नहीं आ सकते, तो HgCl2। ऐसे ही अगर R2Hg AsCl3 के साथ कर दिया, AsCl3, तो फिर इसके क्लोरीन इधर आ गए, R इसके साथ चला गया, तो ये 2ArSCl2। अगर मैंने SiCl4 के साथ किया तो इसका क्लोरीन तो इधर आएगा, इसका R उधर जाएगा सिलिकॉन के साथ, देखो R सिलिकॉन के साथ गया, लेकिन बैलेंस देखा तो इसके अंदर दोनों के दोनों R नहीं गए, मेरे पास एक R ही गया और एक मेरे पास क्या आ गया, Cl, यानी कि ट्रांसमेटलिसेंस हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, पार्शियल हुआ एक टाइप से। तो आपके पास इस तरीके से आप कंप्लीट भी दिखा दोगे तो गलत नहीं होगा, ऐसे Bl3 AlCl3 AsCl3 के साथ आएगा, तो उसके दोनों क्लोरीन उसके साथ और उसका R ग्रुप बैलेंस करने के लिए ऐसे। इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, वो एग्जाम में नहीं आने वाली है। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनोमेर्क्यूरिक कंपाउंड और ये था ऑर्गेनोटिन। तो अगर आपको ध्यान से देखो तो सभी की सिंथेसिस आपने अलग अलग रटनी नहीं है बच्चे, देखो सभी के अंदर एक अल्काइल हैलाइड से कॉमन सिंथेसिस है फर्स्ट। सेकंड, हमारी जो सिंथेसिस है वो सिंथेसिस कॉमन है हमारी किसके साथ, ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ, RMGX के साथ, कॉमन ही है सभी में। थर्ड, एक ट्रांसमेटलेशन जो बोलते हैं, वो रिएक्शंस के अंदर भी आ जाएगी और सिंथेसिस में भी आ जाएगी, एक की जो प्रॉपर्टी होगी दूसरे की सिंथेसिस हो जाएगी हमारे पास, तो ये ट्रांसमेटलेशन। आप ये तीन ही याद कर लो, तो हमें एक दो मेथड ही पूछेगा कि दो मेथड लिखो सिंथेसिस के, तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं है। बॉन्डिंग हम देख ही चुके हैं, तो बॉन्डिंग और ये रिएक्शन थी, बस आपको एक जो चीज याद करनी है बस वो करना है कि क्या कंपाउंड बनता है। अगर वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे दे तो और पूछेगा कंप्लीट द रिएक्शन, तब थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या किसके साथ बनता है, वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। इसके बाद बच्चे हमारे पास आता है मेटल कार्बोनिल, और मेटल कार्बोनिल में भी कौन सा, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, यानी कि हमारे पास एक ही मेटल होगा उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप लगे होंगे। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्ट सिंथेसिस आती है, भाई हम अलग अलग वैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, मेटल लेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में उसको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर हीट कर देंगे। अब आपको रटना नहीं है कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर, तो निकल के साथ NiCO4, Fe के साथ FeCO5, W के साथ टंगस्टन के साथ WCO6। क्या हुआ, हमें पता है कितना लगे, 4 5 अलग अलग क्यों लगे, देखो निकल था, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 28 क्योंकि न्यूट्रल है, 4 2 जा 8, अगर 8 इलेक्ट्रॉन तो 36, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करे, इसलिए स्टेबल है ये 4 के साथ, ना 3 के साथ ना। Fe है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 26 है, 10 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो कितना हो गया 36, फिर अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। टंगस्टन है, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, क्रोमियम वाली फैमिली में, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 72, 6CO12 ये करेगा, तो मेरे पास यहां पे 6 2 12, तो अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पर 72 नहीं है हमारे पास, ये कितना हो गया 74 + 12, तो कितना हो गया 86। तो 86 ने भी क्या किया, EN को फॉलो कर लिया, इसका मतलब ये भी कैसा कंपाउंड हो गया, स्टेबल हो गया। तो सारी चीजें स्टेबल होना चाहती हैं, तो ये इसलिए डिपेंड करता है कि कितना आएगा CO इसके साथ, तो ये ऐसा था। इसके बाद सेकंड आता है रिडक्शन, तो रिडक्शन कितना, आइदर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स और आइदर रिडक्शन ऑफ मेटल क्लोराइड्स। देखो इस ऑक्साइड्स में भी हम CO की प्रेजेंस में ही कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जब इसके साथ करेंगे तो OSCO5 + 4CO2, CO चेंज हो जाएगा CO2 में। ऐसे ही जब हम CrCl6 का CO के साथ किया, यहां पे एल्यूमिनियम कैटलिस्ट होता है बेंजीन के प्रेजेंस में, CrCO6 + AlCl3, क्योंकि CrCO6 24 इसका होता है, 6 2 12 ये, तो ओवरऑल 36, इसलिए यही फिक्स हो जाता है हमारे पास। तो आपको कोई भी एक रिएक्शन याद कर सकते हो, पूछेगा कि राइट एनी 2 मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनिल, तो डायरेक्ट में 2 या रिडक्शन के अंदर कोई भी एक याद भी कर सकते हो कि CO की प्रेजेंस में हीट करेंगे, यानी कि व्हेन ऑक्साइड्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ when the reduction of metal oxide take place in the presence of carbon monoxide at high pressure and high temperature, तो ये बनेगा। या क्रोमियम के लिए एल्यूमिनियम, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग कंडीशन, आपने सभी के सभी नहीं रटना है। तो ये 2 थे। फिर आ गया फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब है कि हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जैसे FeCO5 था, तो पहले ही क्या करते हैं, डाइमर या ट्राइमर इस तरीके से, वो जैसे ये क्या था मोनोन्यूक्लियर, अब ये डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर बन जाता है, यानी कि वहां पे एक मेटल की जगह 2 3 4 मेटल हो जाता है। तो जैसे FeCO5 था, तो Hmu किया तो Fe2CO9 + CO बनता है, निकल जाएगा। ऐसे ही OSCO5 था हमारे पास, तो यहां से हमारे पास क्या OS3CO12 बनेगा और 3CO कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो ये ओवरऑल
ओवरऑल ऐसा। तो आप एक रिएक्शन ये फोटोलिसिस की कर सकते हो, एक रिएक्शन रिडक्शन की और एक रिएक्शन डायरेक्ट सिंथेसिस की। इसके बाद आता है कि रिएक्शंस क्या क्या देते हैं हमारे पास। तो सबसे पहली जो रिएक्शंस मेटल कार्बोनिल देते हैं बच्चे, वो देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अगर मैं कोई भी एक रिएजेंट डाल देता हूं तो इसके साथ जो लिगेंड लगा है वो रिप्लेस हो जाएगा। हमने क्या किया, लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है डोनर, तो इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे टाइप से। अगर यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन तो फाइनली 18, 36 है तो 36। कैसे देखो, NiCO4 था, PPS3, PPS3 भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे हम लोगों ने देखा लिखा था CO हमारे पास न्यूट्रल है, NH3 हमारे पास न्यूट्रल है, ऐसे ही PPS3 भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं इसके। तो क्या हुआ, जब 2 आए तो 2 CO बाहर चले जाएंगे और 2 PPS3, क्योंकि जब एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 CO बाहर गए तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 4 ही अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास थे उतने ही, क्योंकि निकल है हमारे पास, निकल के पास कितने हो गए 28 इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर। न्यूट्रल था 4 दूनी 8, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो 2 4 ने कितने दी 8, तो 36। तो अभी भी तो 36 है, क्यों, इसका 28, CO के 4, यहां PPS3 के 4, तो अभी भी कैसा 36। ये इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे, जितना यहां पर उतना ही यहां पे रहना फेवर करेगा। FeCO5, एक PPS3 डाला तो एक CO ही बाहर जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो ये 2 ही जाएगा, एक न्यूट्रल को रिप्लेस करता है बच्चे। ऐसे देखो CrCO6 में हमने बेंजीन डाल दिया, C6H6, बेंजीन न्यूट्रल होता है, लेकिन ध्यान देना ये बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन देता है। अब यहां पे CrCO6 था, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 था, 6 2 जा 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 12, तो 36 थे। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, लेकिन ये तो 2, ऐसा नहीं कि मैं एक CO को रिप्लेस करके एक C6H लगा दूंगा, नहीं हो सकता। ये 6 इलेक्ट्रॉन ला रहा है, तो इसको नॉर्मल रखने के लिए मेरे को यहां से 3 CO बाहर निकालने पड़ेंगे, ताकि इसका जो ओवरऑल EN है वो फॉलो करेगा, क्योंकि ये EN रूल को फॉलो कर रहा है। अगर मैंने 3 CO बाहर निकालूंगा तभी ये EN को फॉलो करेगा, क्योंकि 24 और ये 6 30 और 6 कितना 36, तभी फॉलो करेगा। तो अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन वाले ऐसा ही सम बनाना पड़ेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन ही जाएं जो लिगेंड दे रहे हैं। 6 आ रहा है तो उसके चक्कर में हमें कितना निकालने पड़ेंगे, 3 निकालने पड़े। ऐसे ही देखो CO2 CO8 प्लस RC, ये एल्काइन लगा दिया। तो हमने बोला था कि एल्काइन अभी हमारे इस ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार 2 लिखा था, लेकिन अब 2 वाले से ट्राई नहीं करेंगे, हम यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम यहां पे क्या कर रहे हैं 4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो देखो CO2 CO8 था, अब CO2 CO6 बन गया और इसके साथ ये लग गया +2 CO बाहर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये भी न्यूट्रल है, तो यहां से 2 बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक CO बाहर चला जाएगा कि ऐसा, तभी इक्वल रहेंगे हमारे EN रूल फॉलो। तो ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपने देखना है कि जो लिगेंड आ रहा है न्यूट्रल डाल रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा उतने ही CO हम लोगों ने बाहर कर देने। फिर इसके बाद आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे एक टाइप से, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए दे सकता है बेंजीन के साथ या इसके साथ या एक एल्कीन। अगर एक एल्कीन के साथ रिएक्शन दिखा देता है, यहां पर 2 एल्कीन लिख देता C2H4, तो कुछ नहीं 2 ही CO निकालते, क्योंकि एक C2H4 2 इलेक्ट्रॉन देता है और 2 C2H4 4, तो मेरे को अगर यहां पे 2 लगा देता तो 2 CO ही बाहर निकालने पड़ते। अब था ये इंपॉर्टेंट क्या है, मेटल कार्बोनिल अनाइन कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारा जो मेटल कार्बोनिल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाए, यानी कि उसको हमने एनाइन बना दिया। तो भैया एनाइन कॉम्प्लेक्स कैसे बना, देखो FeCO5 था, हमने OH की प्रेजेंस डाली, OH की प्रेजेंस में ये क्या बन गया हमारे पास, FeCO4 2 नेगेटिव बन गया हमारे पास। क्या बोल रहा है, FeCO5 था, OH की प्रेजेंस में हमने जब OH डाला तो FeCO4 2 नेगेटिव बन जाता है हमारे पास, और ये H पॉजिटिव और CO2 बाहर चला जाता है। भाई अगर इसकी मैकेनिज्म देखें तो देखो यहां पे दिखा देते हैं एक टाइप से, ये FeCO5 था, मैं इधर CO4 लिख दूं, ये Fe, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऐसा एग्जिस्ट करता है। जब OH डालेंगे तो OH नेगेटिव, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये शिफ्ट होके एक बार, अब यहां से इसका एक बार ये शिफ्ट होके इस पे आ जाएगा। तो देखो इस कार्बन पे OH लग गया, अब नेगेटिव किस पे आ गया, Fe पे। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चे, देखो आयरन पे नेगेटिव है, अब इस नेगेटिव को मैं इसके ऊपर ऐसा लिख सकता हूं, CO4 Fe सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। इसको नेगेटिव दिखाने की बजाय मैं डायरेक्ट नेगेटिव यहां पे लगा दूं, क्योंकि जब नेगेटिव लगाते इसका मतलब वो सेंट्रल एटम के ऊपर ही है। ये हो गया। अब क्या हुआ कि अब इसके बाद बच्चे हमारे पास जो ये OH था ऐसा,
ये OH था, अब ये OH के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे तो ये शिफ्ट होके इसके ऊपर, ऐसा करने से क्या हुआ कि पहले तो एक नेगेटिव, तो अब एक नेगेटिव और आ गया यहां पर, लेकिन ये CO2 वाला ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये H वाला, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा FeCO4 2 नेगेटिव, और मेरे पास CO2 यूनिट क्या हो गई, फ्री हो गई यहां से, और एक ये H पॉजिटिव भी कैसा हो गया, फ्री। तो यही हम लोगों ने दिखाया। तो इसकी मैकेनिज्म भी आ सकती है, आप मैकेनिज्म आप ध्यान रखना इसके लिए, मेटल कार्बोनिल एनाइन कॉम्प्लेक्स के लिए, कि जब हमने FeCO5 पे हाइड्रोक्साइड डाला तो FeCO4 2 नेगेटिव बनता है, ये ऐसा FeCO4 2 नेगेटिव प्लस। ऐसा ही एक और रिएक्शन हमारे पास है क्या, कि इसको CrCO6 लिखा, CrCO6, अगर मैं CrCO6 लेता हूं और उस पे CH3 नेगेटिव एक टाइप से डाल देता हूं, तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन टाइप नहीं हुआ, क्योंकि ये न्यूट्रल थे, जाने वाले भी न्यूट्रल थे, अब ये एनायनिक आ गया, ये न्यूट्रल नहीं है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है ये। तो अब ये आ गया, तो मेरे पास क्या बनाई देता, और किसकी प्रेजेंस में, CH2N2, देखेंगे डालेंगे तो क्या बनेगा, ना डालते तो क्या रहता हमारे पास, तो इसकी प्रेजेंस में क्या बन गया, इस मेटल के साथ एक कार्बन पे डबल बॉन्ड OCH3 और एक CH3, ऐसा इसको मैं बोलता हूं कार्बिन। जब मेटल के साथ डबल बॉन्ड कार्बन लग जाता है उसको बोल देते हैं मेटल कार्बिन, मेटल कार्बिन, मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स। तो ये मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो इसकी भी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो यहां पे दिखा देता हूं एक बार। देखो अगर इसकी मैकेनिज्म लिखते तो कैसा था बच्चे हमारे पास, देखो समझने के लिए था ये, CO5 एक साइड लिख दिया, इस क्रोमियम को 5 एक साइड, एक CO इस साइड, तो Cr डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लिखा। अब मैंने CH3 नेगेटिव डाल दिया, इस CH3 नेगेटिव से अटैक करवाया, अटैक करने से क्या हुआ, ये इस पे अटैक करेगा। अब आप एक बार पहले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव इस पे ला सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो फाइनली मैं एक बार दो टाइप से, पहले मैं नेगेटिव को इधर लेके जाता, देखो मैं दो स्टेप को एक ही बार में दिखा रहा हूं, ऐसा करने से इस पे CH3 लग जाता और इस क्रोमियम पे क्या आ जाता आपके पास, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव क्या करेगा, अब हम ऊपर नहीं दिखाएंगे, इस स्टेप से दिखाया था, यही चीज हुई है यहां पर, इस नेगेटिव को मैं इधर दिखाऊं और ये शिफ्ट करवा के इधर, तो फाइनली मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकता मैं यहां पर, पहले ये चार्ज ऐसा शिफ्ट होता है इसके ऊपर इस तरीके से जो पहले किया था, डबल बॉन्ड ओ, ये शिफ्ट होके इधर आया, तो ऐसा करने से मेरे पास क्या बना, CO5 Cr नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और क्या लग गया, CH3। अब ये जब इधर शिफ्ट होके जाएगा तो ये इधर चला जाएगा हमारे पास, तो यहां से क्या बनेगा, देखो अब इसको H पॉजिटिव दे दें तो H पॉजिटिव देना पड़ेगा, क्योंकि O नेगेटिव तो OH हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, CO5 Cr डबल बॉन्ड C OH और CH3। भाई ये बनता है नॉर्मली, अगर मैं ये CH2N2 ना डालूंगा तो ये ऐसा इसके साथ OH आ जाता है, लेकिन जब इसके अंदर हम CH2N2 डाल देते तो CH2 मिलता है हम लोगों को, यहां से CH2 यूनिट मिलती है, यहां से एक तरह से डबल बॉन्ड CH2 मिलता है, और ये CH2 यूनिट इस OH बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि जब ये OH बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा OH के अंदर, तो CH2 ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्रोजन कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा, OCH3, तो CH2N2 क्या ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और हमें फाइनली OCH3 मिल जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है बच्चे, कि इस टाइप से पहले क्रोमियम का वापस चार्ज O नेगेटिव का H पॉजिटिव से OH, यहां पे फिक्स खत्म हो जाती है रिएक्शन, लेकिन जैसे हमने यहां पे अजाइड डाल दिया, इसको अजाइड बोल दिया, CH2N2 डालेंगे तो ये CH2 यूनिट देगा और ये CH2 यूनिट इसके अंदर क्या कर देगी, इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इस तरीके से, क्योंकि कार्बिन यूनिट देता है, इसको बोलते हैं कार्बिन यूनिट, इस तरीके से CH2 को एक टाइप से CH2 को कार्बिन यूनिट, ये कार्बिन यूनिट देता है, N2 बाहर चला जाता है तो ये इंसर्ट कर जाता है, तो फाइनली हमारे पास ये OCH3 बन जाएगा, इसमें इंसर्ट करने से क्या बन जाएगा, OCH3। तो ये था इसकी मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन से एक टाइप से, तो ये दोनों आ सकते हैं, तो ये इसकी मैकेनिज्म भी मैंने बता दी है। और लास्ट में क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, कि जो मेटल कार्बोनिल को हमने रिडक्शन से बनाया भी था, तो इसके रिडक्शन करें तो क्या बनेगा। देखो रिडक्शन से कुछ नहीं होगा, रिडक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवा सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं बच्चे। तो इन मैकेनिज्म को मैं रब कर देता हूं ताकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके हम यहां पर। तो देखो, तो जब हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिया यहां पर, तो पहली रिएक्शन क्या थी हमारे पास,
CO2 CO8 इस तरीके से। अगर CO2 CO8 है तो हमारे पास देखो क्या बना फाइनली यहां पर NaCO CO4। अगर कहने का मतलब है मेटल क्या करता है, एक CO होता है, ये CO होता है, इसके साथ 4 CO लगे हैं, ये कार्बन मोनो, ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड था। जब हम Na डालेंगे तो Na क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है बच्चे, क्योंकि ये एक Na एक इलेक्ट्रॉन देता है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। ध्यान से सुनना, क्या हुआ हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन था अपने पास, इसके जो शेयर किया होता है इन्होंने, एक Na एक इलेक्ट्रॉन देता है। अगर मैं 2 Na डाल दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक Na एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक Na एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये क्या बनेगा, CO तो ये CO4। अब Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर मैं एक नेगेटिव दिखा दूं, अरे भाई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आती है तो 9 दिखा दिया। इस तरीके से एक यूनिट ये मिलेगी, एक यूनिट ये, तो ये ऐसी 2 यूनिट मिल जाएंगी। या मैं इस नेगेटिव को ना दिखा के इसकी जगह और क्या लिख सकता हूं, ऐसे NaCO4, ये कार्बन मोनोऑक्साइड था। इस तरीके से ऐसे दिखाओ, ये ऐसे अलग अलग नहीं है, ये 2 यूनिट मिलेंगी हम लोगों को, ये दोनों सेम ही है। ये इसलिए दिखा दिया, अगर मेरे को न्यूट्रल दिखाऊंगा तो आगे ये आइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि Na पॉजिटिव जाएगा तभी एक नेगेटिव इधर आएगा, यानी कि यहां पे ओवरऑल न्यूट्रल हो रखा है। और यहां पे Na नहीं दिखा है तो हमें नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं किया कि अगर वो डाइमर या ट्राइमर है, बॉन्ड है, तो एक Na हमें एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 Na एटम डालने पड़ेंगे। ये रिड्यूसिंग का एजेंट का काम करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव। तो अब ये 8 थे तो दोनों के हिस्से में कितने आ गए, 4 आ गए, और एक नेगेटिव दोनों यूनिट के ऊपर। अब क्या हुआ, ऐसे देखो CrCO6 था, NaHg डाल दिया, तो अब ये क्या करेगा, यहां पर ओवरऑल CrCO6 था, CrCO6। अब जब हमने Na डाला तो एक Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, मैंने 2 Na डाले ताकि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, और यहां से एक यूनिट को मैं बाहर ले जा, तो मेरे पास क्या हो गया, CrCO5। अब मेरे को जबरदस्ती, क्योंकि यहां पे कोई मेटल बॉन्ड नहीं था, तो एक ले जाके मैं ऊपर 2 नेगेटिव कर दूं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि अब मैं इसका अगर करूं तो क्रोमियम 24 प्लस 6 2 12 कितने हो गए, 36। इससे रिडक्शन से मेरे को पता है गेन ऑफ रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो भाई इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखो इस क्रोमियम के ऊपर -2, यानी कि अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन देखूंगा यहां पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x प्लस 0 इक्वल्स टू -2। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखे हैं। तो अब क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 24 प्लस 2, इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिले हुए हैं, इसके 26 हो गए। 5 2 10 ये देगा, तो ओवरऑल कितना, 36। ओवरऑल जो हमने बात की थी EN रूल की, वो ये फॉलो कर रहा है, तो यहां पर भी फॉलो होगा ही होगा। यहां पर EN फॉलो हो रहा था तो यहां पर भी होगा ही होगा, लेकिन जब रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते तो एनाइन बन जाते हैं। क्या, तो हम इस वे से बना सकते, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा था, या हम डायरेक्ट इन मेटल कार्बोनिल का NaHg NaBH4 KH या LiAlH4 डालेंगे तो इस तरीके से बनता है। क्या, तो आप नेगेटिव दिखाओगे या उसके आगे मेटल लगा दोगे। अगर वो सिंगल ही था तो एक CO यूनिट को बाहर निकालना आप लोगों को, एक CO यूनिट को बाहर निकाल के ऊपर 2 नेगेटिव दिखा सकते हैं। तो ये आप ऐसे लिखो। अब देखो ये CrCO5 2 नेगेटिव बना, या इसी को मैं क्या लिख सकता था, ऐसे Na2CrCO5, कुछ नहीं किया, देखो यही है Na2CrCO5, या इसको क्या लिख सकते थे, ओब्लिक, या मैं ऐसे लिख सकता था CrCO5 2 नेगेटिव। ये दोनों गलत नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, ये अलग अलग नहीं। ऐसे ही अगर मैं डाइमर की फॉर्म में दिखा देता तो देखो Na2 है तो एक क्रोमियम पे एक नेगेटिव, दूसरे पे अगर शुरू में 2 क्रोमियम हो जाते, एक क्रोमियम था NaBH4 की प्रेजेंस में, ये बना दो तो ठीक है। अगर कोई ये भी बना देता तो ये भी ठीक है। ओवरऑल ये 2 Na से, क्योंकि जब एक CO जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मेरे पास भाई यहां से, तो ओवरऑल Na2 और 2 नेगेटिव ही तो आ रहा था, बेशक से क्रोमियम हो गया वो 8 एक इलेक्ट्रॉन से, यहां पे क्रोमियम के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो आप ये दिखा दोगे, ज्यादा फेवरेबल होगा कंपेयर टू डाइमर। ये दिखाओ या ऐसा दिखाओ। फिर क्या, देखो Mn2CO10 KHTHF, तो ओवरऑल Mn2CO10 में भी क्या होता है, एक Mn 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई यहां पर। अगर ऐसा किया, जब हम यहां पे KH डाल दिया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक Mn के पास 5 CO आ जाएंगे, एक Mn के पास 5 CO, और एक Mn को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो उसकी वजह से एक एक नेगेटिव दिखा दो, या इसकी जगह क्या दिखा दूंगा मैं, MnCO5, ये CO5 नेगेटिव, और कितनी यूनिट, 2 यूनिट। ऐसे
क्योंकि एक यूनिट ये एक यूनिट ये मिलेगी, या इसकी जगह के डाला तो आगे 2 के दिखा के इसके ऊपर अब प्लस या माइनस नहीं दिखाएंगे। ओवरऑल बच्चे देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। ये 18 या जो इसको बोलते हैं हम EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, अगर वो फॉलो करता है तो हम बोल देते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। यहां पर भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर दोनों में भी इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो है। देखो इसको दिखा देता हूं एक तरफ से रब करके। इस 18 वाले कॉम्प्लेक्स Mn वाले में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं। देखो Mn था 25 करता है, 2 में कितना हो गया 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 50, एक Mn ऐसा। CO 10 करता है तो 10 टू जा 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, और एक Mn बॉन्ड है, 1 Mn बॉन्ड है, Mn बॉन्ड है, तो कितना हो गया यहां से Mn बॉन्ड हो गया, तो मेरे पास कितने हो गए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए यहां पर 72। तो ये 18 का मल्टीपल आता है हमारे पास, 18 का मल्टीपल, तो हम बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसा जिसको हमने EN बोला था, हायर क्लास में देखोगे 18 का मल्टीपल भी हो जाए तो काम चल जाएगा हमारे पास। तो अब ये 70, ऐसे अगर मैं यहां पे करूंगा, अगर मैं एक Mn के हिस्से में इलेक्ट्रॉन करता हूं यहां पे, तो मेरे पास टोटल, अब देखो ये क्या था, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को बोल देते, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जिसको आप EN रूल को कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहा है। MnCO5 नेगेटिव किया या ऐसा, इस के को हटाता तो यही बनता, एक Mn के पास कितने 25 इलेक्ट्रॉन, CO कितना हो गया 10, 5 टू जा 10, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है इस Mn ने, तो क्या हो गया 26 प्लस 10 कितना हो गया 36। अरे ये EN रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये सिंपल सी बात है बच्चे हमारे पास। तो यहां पर आपने कुछ नहीं करना था, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट डाल देता हूं तो वहां पे एनाइन बना लेगा। अगर 2 मेटल है तो बॉन्ड टूटेगा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके हम क्या दिखा देंगे, एक एक नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे, एक नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से एक एक नेगेटिव, 2 के 2 पर 2 यूनिट आगे लगा दी। तो इस Na को दिखाओगे तो अच्छी बात, अगर ना दिखाओगे तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा CO, ये कैपिटल CO4 और एक नेगेटिव ऐसा, और आगे कितनी 2 यूनिट्स। तो ये आपको दिखाना था, ये हमने डिस्कस किया। फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ये 2 रिएक्शन था, जिसमें हमारे पास कार्बिन बन जाता है, जो अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, और ये FeCO4 2 नेगेटिव बन जाता है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ सकती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कंप्लीट करो रिएक्शंस को, तो हम ये रिएक्शंस या रिडक्शन इस रिएक्शन को दे सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट डाले तो हम इस तरीके से रिडक्शन दिखाएंगे, कुछ नहीं करना था। अगर एक ही मेटल के साथ है तो हम एक CO को बाहर निकालेंगे, 2 की कमी हो जाएगी तो 2 नेगेटिव चार्ज ऊपर दिखा देंगे। अगर वो डाइमर की फॉर्म में पहले से है Mn2 CO10 CO2 CO8, तो हमने क्या करना है, एक CO के साथ आधे जितने CO आएंगे, या एक मेटल के साथ जितने एक CO आएंगे उतने दे देंगे उसको, और उसके बाद एक एक नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे। हमें आगे पोटेशियम सोडियम लगाने की, कैटाइन लगाने की जरूरत नहीं। ये था सब। डिस्प्लेसमेंट में अगर रिएक्शन आ गई तो आपने फिर क्या देखना था, कितने ये न्यूट्रल लिगेंड आएगा सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट में, कभी एनाइनिक नहीं आएगा। एनाइनिक आ गया तो इस तरीके से हमारे पास एनाइन बन जाएंगे, वो ऊपर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। तो ये न्यूट्रल आएगा तो जितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल लेके आता है उतना ही यहां से इलेक्ट्रॉन हमारे पास चला जाएगा, एक यानी कि उतने ही लिगेंड हमारे पास चले जाएंगे, ताकि वो EN रूल को फॉलो करे। ये था हमारे पास मेटल कार्बोनिल, और इसकी जो बॉन्डिंग थी वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स जब हमने कवर किया था। तो यहां पर हमारा ये ऑर्गेनोमेटेलिक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।